नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने इसका खुलासा किया है और ये एक बड़ा खुलासा है। बड़ी पोस्ट पर अफसरों की तैनाती के लिए घूसखोरी चलती है। देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है और कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए फडणवीस ने ये खुलासा किया है। ट्रांसफर रैकेट के इंटरसेप्ट कॉल्स का 6.3 GB डेटा है, यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो रैकेट चल रहा है उसके कॉल रिकॉर्डिंग है, इंटरसेप्ट्स हैं। कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने दी थी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की बजाय कमिश्नर इंटेलिजेंस का तबादला कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में कई IPS घेरे में हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में कई नेताओं और अफसरों के नाम है। इसकी जांच और वेरिफिकेशन जरूरी है, ये फडणवीस का कहना है। संवेदनशील सबूत हैं, इसकी CBI जांच हो, ये मांग की जा रही है। ट्रांसफर्स का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ने से पहले बाकायदा DG और ACS होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। DG का उनका प्रमोशन था, उनका DG का प्रमोशन रोक दिया गया। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके CR बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, DG सिविल डिफेंस, जो पोस्ट ही अस्तित्व में नहीं। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासा किया है उसमें कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए वो दिल्ली आए हैं और इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की गई है। ये सारा जो मामला है, इसका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं दे रहा हूं होम सेक्रेटरी साहब को। अभी मैं उनको मिलने जा रहा हूं और होम सेक्रेटरी साहब को मैं निवेदन करने वाला हूं कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। मैं सारी चीजें होम सेक्रेटरी को सौंपूंगा। हमारे साथ सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, एक और बड़ा खुलासा, एक तरफ पहले से ही पुलिस महकमा जो है वो घेरे में था दूसरे मामले को लेकर, अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग और इसमें भी IPS अधिकारियों पर खास निशाना है। और ये भी कि जो रिपोर्ट दी गई, जो इंटेलिजेंस कमिश्नर ने रिपोर्ट दी, उस पर मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कई बातें जो सामने आई हैं और कॉल इंटरसेप्ट्स हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के इस बड़े घोटाले की क्या क्या बातें सामने आई हैं, जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं वो कितने पुख्ता हैं, इस पर अब CBI जांच की मांग भी की जा रही है। देखिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार, खास करके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री परमवीर सिंह के लगाए आरोपों से ही परेशान थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक नया पलटवार किया है और उन्होंने एक तरह से एक रिकॉर्डिंग बम डाल दिया है सरकार के ऊपर। और ये इतना गंभीर है क्योंकि इसमें जो DG हैं सुबोध जायसवाल, जो पहले थे यहाँ पर, उन्होंने बाकायदा पूरा पत्र संलग्न करके सबूतों के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ मुख्यमंत्री को दिया था। और देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनकी जानकारी मुख्यमंत्री ने पूरा देखा, उन्होंने इसे गंभीर भी माना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और सीधे गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास भेज दिया। और अनिल देशमुख ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने जो IPS अफसर, जो कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला थी, जिन्होंने इस पूरे मामले को खुलासा किया, उन्हीं के खिलाफ एक तरह से दिया। और जब DG का प्रमोशन देना बहुत मजबूरी बन गया तो एक सिविल डिफेंस के DG पद तैयार कर दिया गया, जो अतीत में होता नहीं है।
और इसी प्रताड़ना से त्रस्त होकर रश्मि शुक्ला और सुबोध कुमार जायसवाल दोनों अब केंद्र के डेपुटेशन में है, राज्य सरकार में इस समय नहीं। तो ये उन्होंने आरोप लगाया और वो उस रिपोर्ट को हम देखें तो उसमें साफ पता चलता है कि कुल 7 ऐसे दलालों के नाम सामने उभर कर आए हैं जो कि इस तरह के पुलिस बदली में हिस्सा ले रहे थे, IPS और PSI, ACP सभी से संपर्क में थे और उसमें 29 ऐसे अफसरों के नाम है पूरी सूची में, जिसमें कई IPS हैं और जिनको बदलियां मिली हैं उनके सही जो जिन जगहों पर जाते थे वहां पर थे वो भी नाम भी उसमें उभर कर दिया गया है। कुछ बड़े IPS हैं, उन्होंने भी कोशिश की थी लेकिन बहुत से लोगों सभी लोगों को वहां पर पद नहीं मिल पाया, कुछ अलग जगहों पर पद मिला है। इसके अलावा इसी तरह की बहुत सी विस्फोटक जानकारी उसके अंदर है। कुल जो डाटा है वो 6.3 GB का डाटा है, यानी बहुत से लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें IPS हैं, पुलिस वाले हैं, जिसमें जो दलाल हैं, साथ ही कई नेताओं के भी बातचीत है। तो ये जो पूरा गोरख धंधा चल रहा था, इसकी जांच हुई थी, इसका पूरा खुलासा हुआ था। वो जो फाइल दबी पड़ी हुई थी 26 अगस्त से, उसका आज खोल कर रख दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। और चूंकि मामला IPS से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा कहना है कि मैं गृह सचिव के CBI जांच की मांग, क्योंकि राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो अब वो CBI जांच की इस पर मांग कर रहे हैं। जी, CBI जांच की इसमें मांग हो रही है। सुनील, आपकी इस समय आवाज साफ नहीं आ रही है, हम और डिटेल में आपसे आगे बात करेंगे। धन्यवाद इस समय आपका। लेकिन ये बड़ी बात है जो बात सामने आई है और सवाल ये उठता है कि पहले से महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है उस पर कितना असर पड़ता है अब एक और खुलासे का, और सरकार पर क्या और ज्यादा सरकार मुश्किल में घिरती है। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र की शिवसेना, NCP और कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है और कहा कि ये अब तक की सबसे कंफ्यूज्ड सरकार है। महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? हु इज रनिंग द शो ऑफ महाराष्ट्र? क्या इज इट द मोस्ट कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र? जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो NCP से, उनके आदमी, उनके नेता है। NCP से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है। और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें। तो ये कौन सी अगाड़ी है? ये जो अगाड़ी तिगाड़ी पर खड़ी है, इसका डायरेक्शन क्या है? मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर बीजेपी के हमले पर पलटवार करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जब संजीव भट्ट ने चिट्ठी लिखी थी तो क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर एक्शन लिया था? क्या रविशंकर प्रसाद जी, देश के लॉ मिनिस्टर, जिसने भी रविशंकर जी ने भी परसों एक पत्रकार परिषद लेकर ये कहा था कि महाराष्ट्र के सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप जरा गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे, तब संजीव भट्ट IPS या मिस्टर शर्मा और एक अफसर है, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं। तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमबीर सिंह से भी गंभीर थे। आपने संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया है। महाराष्ट्र का ये मुद्दा संसद के गलियारों में गूंज रहा है। बीजेपी अनिल देशमुख को हटाने की मांग कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने NDTV से कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे 100 करोड़ की उगाही के आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। राज्यसभा में सुशील मोदी ने आज एक नोटिस दिया था शून्यकाल में अनिल देशमुख की बर्खास्तगी की मांग को लेकर काफी हंगामा हुआ। क्या इशू आप रेज करना चाहते हैं? देखिए, हम ये रेज करना चाह रहे थे कि अनिल देशमुख को अविलंब बर्खास्त किया जाए। और देखिए, अब तो उन पर नए आरोप लग रहे हैं। अब तो एक नया आरोप लगा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर भी पैसे की उगाही की जा रही थी। 100 करोड़ रुपया उगाही का मामला तो है ही, और ऐसे व्यक्ति को उद्धव ठाकरे बचा रहे हैं, शरद पवार बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं नहीं का डर है कि अगर अनिल देशमुख पर कार्रवाई की गई तो कुछ उगल नहीं दें उद्धव ठाकरे के खिलाफ।
ये तो इतने गंभीर आरोप के बाद वो भी मुंबई जैसी जगह जो भारत का कॉमर्शियल कैपिटल है और वहाँ का जो गृह मंत्री है वह निर्देश देता है अपने वफादार पुलिस अधिकारियों को कि 100 करोड़ का हफ्ता वसूलना है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की वसूली की बात हो रही है। मोहन डेलकर के जो सुसाइड का मामला था उसमें भी आरोप लगा है कि अनिल देशमुख जो दबाव बना रहे थे कि बीजेपी के लोगों को फंसाया जाए, तो परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उनके एक और आईपीएस अधिकारी संजय पांडे वो हाईकोर्ट के अंदर दाखिल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा महाराष्ट्र के अंदर? तो ऐसे अनिल देशमुख को क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने राज्यसभा में अनिल देशमुख की बर्खास्तगी की बीजेपी की मांग और हंगामे पर एनडीटीवी से कहा कि राज्यों का सवाल राज्यसभा में नहीं उठाया जा सकता। राज्यसभा में महाराष्ट्र मुद्दे पर हंगामा हुआ है। मेरे साथ अखिलेश सिंह हैं। सुशील मोदी ने खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि मैंने नोटिस दिया है शून्यकाल में कि अनिल देशमुख की बर्खास्तगी की मांग को लेकर उन्हें अनुमति नहीं दी गई। आप लोग क्या सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ये बेतुका सवाल। बिहार का विधानसभा थोड़ा ही है कि कुछ भी उठ के ये कर दीजिए। सब कुछ नियम कानून से चलता है और उसमें नहीं हो सकता था। वो सवाल यहाँ उठाया नहीं जा सकता था। गलत सवाल ही था। गलत सवाल था, बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, वो मांग लेकर दिल्ली आने वाले हैं। भारत सरकार उन्हीं की है। जिस तरह जिससे जांच कराना चाहते हैं कराएं, उसमें तो कोई थोड़ा ही भाग रहा है। कराएं, मोदी जी को कराना है, लेकिन जिस संस्था से कराना चाहते हैं उससे कराएं। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अगर सचमुच में कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उनका इस्तीफा होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और आगे देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब 45 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति टीका ले सकता है। कई राज्यों में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बीच मोदी सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और अब देश में 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। अब तक 45 साल से अधिक उम्र के बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा था। जावड़ेकर ने कहा कि देश में टीका भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना वैक्सीन में कहीं कोई कमी नहीं है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। तो 45 के ऊपर की उम्र की कोई भी व्यक्ति को अब वैक्सीन अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी। हिमांशु, तो इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? यानी अब जिस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह होती थी, क्या उसमें भी कुछ बदलाव होगा? कुछ पेपर्स, रजिस्ट्रेशन, इन सब में भी बदलाव होगा? वैक्सीन किस मात्रा में उपलब्ध है? क्या क्या इस पर विस्तार की जानकारी और दी गई है? क्योंकि अब जब 45 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की बात हो रही है तो एक बहुत बड़ी संख्या सामने आ जाएगी। निश्चित तौर पर नगमा, करोड़ों भारतीय नागरिकों के लिए अब रास्ता खुल गया है कि वो अब वैक्सीनेशन का फायदा उठा सकते हैं। और आज ये फैसला जो कैबिनेट ने लिया है वो एक्सपर्ट्स के एडवाइस पर और जो टास्क फोर्स है उससे जो इनपुट्स मिले थे सरकार को, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, 45 साल से ज़्यादा उम्र का नागरिक है, वो अब रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। यानी नियमों को सरल बनाया जाएगा। इस दौरान मैंने देखा है पिछले कुछ दिन में संसद में भी ये सवाल कई सांसदों ने उठाया था कि अगर देश में जो वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों के चयन की जो प्रक्रिया है उसको अगर आसान सरल बनाया जाए, नियमों को आसान बनाया जाए, तो देश में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना संभव होगा और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए पहले शुरुआती तौर पर ये नियमों को सरल करने का फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मैं अपील करता हूं उन सभी भारतीय नागरिकों से जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वो रजिस्ट्रेशन करने की कि जब हम प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसके साथ जल्दी से जल्दी जुड़े। और एक सवाल जब पत्रकार उनसे पूछे कि क्या इतनी वैक्सीन
आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि अब आपने करोड़ों भारतीय नागरिकों के लिए एक रास्ता खोला है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि और भी कुछ नई वैक्सीन्स हैं जिन पर काम बहुत एडवांस स्टेज में है और ये वैक्सीन की कमी का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 32 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। उन्होंने कहा 4 करोड़ 44 लाख भारतीय नागरिकों को पहला डोज मिल चुका है, 80 लाख भारतीय नागरिक दूसरा डोज भी ले चुके हैं। तो भारत आश्वस्त है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है, स्थिति की समीक्षा करने के बाद जो ज़रूरत होगी, जो डिमांड होगी, वो सप्लाई की जो स्थिति है, उन सब की समीक्षा करने के बाद विशेषज्ञों और टास्क फोर्स के सलाह मशवरे और उनकी मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है और बहुत जल्दी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी देश के हर हिस्से में। नगमा जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। तो अब एक बहुत बड़ी संख्या सामने आएगी, क्योंकि 45 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब टीका लेने की छूट है। पहले सिर्फ जो लोग रोग से ग्रसित थे, किसी तरह की जिन्हें समस्या थी, उन्हीं लोगों को टीका लेने की बात, उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और आगे बंगाल के दंगल में देखेंगे अमित शाह का रोड शो आज कहाँ रहा। बंगाल के दंगल में हर रोज एक नया रोड शो और नए भाषण सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह का रोड शो चल रहा है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और मिथुन चक्रवर्ती के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 13 उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट जारी की है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। काशीपुर बेलगछिया सीट से शिवाजी सिन्हा राय को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले इस सीट से एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके अलावा अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को अलीपुरद्वार से हटाकर बालूरघाट से कैंडिडेट बनाया गया, जबकि दार्जिलिंग सीट से नीरज तमांग को टिकट दिया गया है। दार्जिलिंग में टीएमसी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जब से मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के रैली में जा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब से बड़ा स्पेक्यूलेशन बना था कि मिथुन चक्रवर्ती इस बार पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में लड़ेंगे और राजबिहारी सीट, जो कोलकाता में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, राजबिहारी सीट के लिए कोई कैंडिडेट नहीं नाम किया गया था और आशा थी बहुत लोगों में और बीजेपी के अंदर भी स्पेक्यूलेशन दैट ये सीट रखा गया है मिथुन चक्रवर्ती के लिए। लेकिन आज सुबह जो लिस्ट बीजेपी ने निकाला है 13 नामों का, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। ये बड़ा एक दुखद बात होगी मिथुन चक्रवर्ती के फैंस के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती अपना नाम कोलकाता के वोटर लिस्ट में भी दाखिल किया था। इससे और भी आशा जगी थी कि मिथुन चक्रवर्ती जरूर कॉन्टेस्ट करेंगे इस बार, लेकिन ये नहीं हुआ। वैसे बीजेपी बाद में लिस्ट और कैंडिडेट चेंज भी कर सकती है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में इस बार 8 दफा में इलेक्शन हो रही है और नॉमिनेशन डेट काफी देर तक खुला हुआ है। असम में 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के चुनाव से 4 दिन पहले बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों में असम में विकास की जो गंगा बही है उसे और धार देने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है। असम के लिए बीजेपी के 10 संकल्प हैं। असम को बाढ़ मुक्त करने के लिए मिशन ब्रह्मपुत्र, 30 लाख परिवारों को 3,000 रुपए महीना, नाम घरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 8वीं क्लास से ऊपर के छात्राओं को साइकिल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक एनआरसी और घुसपैठ को रोका जाएगा, परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, आत्मनिर्भर असम के लिए विभिन्न क्षेत्रों को मदद दी जाएगी, 2 लाख सरकारी और 8 लाख प्राइवेट नौकरियां होंगी, स्टार्टअप को बढ़ावा, 10 लाख रोजगार का लक्ष्य, असम में जमीन का मालिकाना हक देने का वादा। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आज सुबह गुवाहाटी में पार्टी के अध्यक्ष
जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता, इनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, असम के बीजेपी के दिग्गज नेता हिमंत बिश्वा शर्मा भी थे। तो इन सब ने मिलकर पार्टी का घोषणा पत्र को आज जारी किया है और इस घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 संकल्प की बात की है। मगर सबसे बड़ी बात जो रही है कि जो नागरिकता कानून है, जिसको लेके असम में 1 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ था, उसके ऊपर बीजेपी अपनी जो चुप्पी है वो अभी भी चुप्पी साध के रखी हुई है। जबकि बंगाल में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा नागरिकता कानून को बनाया। वहाँ पे बीजेपी ने ये कहा है कि जब वो बंगाल में सरकार में आएगी तो नागरिकता कानून को पहले कैबिनेट में बंगाल में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो पास करेगी। मगर असम में चुप है इसके ऊपर बीजेपी। असम में बीजेपी का सबसे बड़ा जो प्रॉमिस रहा है, जो संकल्प है कि वो फ्लड फ्री असम बनाएगी और इसके लिए मिशन ब्रह्मपुत्र लॉन्च करेगी। इसके साथ ही बीजेपी ने एक संकल्प लिया है कि जो असम सरकार का जो फ्लैगशिप जो बेनिफिट स्कीम है अरुणोदय, उसमें 30 लाख जो गरीब परिवार हैं उनके जो औरतें हैं उनको 3,000 रुपये महीने में दिया जाएगा। इसके साथ ही जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। असम के जो नाम घर हैं, जो वैष्णवाइट संस्कृति है असम में, उसकी जो धरोहर है नाम घर, उनको उनके उन्नतीकरण के लिए 1.5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। जो क्लास 8 से ऊपर बच्चे हैं उनको साइकिल दी जाएगी। और इसके साथ एक बहुत बड़ी घोषणा भी है कि जो एनआरसी है असम में, जो कि 2019 में पास हुआ था असम का एनआरसी, और इसके बाद असम का एनआरसी अब लटका हुआ है, उसको फिर से एनआरसी को खोलने की एक मुहिम शायद बीजेपी करेगी। क्योंकि अपने घोषणा पत्र में बीजेपी एक सही एनआरसी की बात कर रही है। क्योंकि इसके पहले जो एनआरसी निकला है उसके ऊपर बीजेपी का ये दावा था कि उस एनआरसी में बहुत सारे घुसपैठियों का नाम शामिल हो चुका था। तो बीजेपी इसके साथ ही असम के जो चुनावी क्षेत्र हैं उसकी डीलिमिटेशन की भी बात कर रही है। मगर सबसे बड़ी बात जो रही कि बंगाल में जो बीजेपी नागरिकता कानून के लेकर इतनी बात करती है, वही बीजेपी असम में नागरिकता कानून के ऊपर चुप्पी साध के बैठी हुई है और इस बार उसके मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र नहीं है। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का खुलासा करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर गृह सचिव से मिलने पहुंचे हैं। फडणवीस इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि बड़ी पोस्ट पर अफसरों की तैनाती के लिए घूसखोरी हुई है। कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिसके जरिए फडणवीस ने यह दावा किया है। और ट्रांसफर रैकेट के इंटरसेप्टेड कॉल्स का 6.3 GB का डेटा है, ऐसा फडणवीस का दावा है। कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने दी थी इसकी रिपोर्ट, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रिपोर्ट पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसके बदले में कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में कई IPS घेरे में हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में कई नेताओं और अफसरों के नाम हैं। इसकी जांच और वेरिफिकेशन जरूरी है और इसलिए फडणवीस ये मांग कर रहे हैं कि जो सबूत हैं वो संवेदनशील हैं और सीबीआई जांच इसकी की जाए। हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, ये जो मामला या ये रैकेट जिसका पर्दाफाश हुआ है उसमें कई बड़े अफसरों, IPS अफसरों के नेताओं के घेरे में आने की बात है। देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास कॉल इंटरसेप्ट्स का डेटा भी है। पहले ही यहाँ पर लेटर बम था, अब ये जो नया बम यहाँ पर एक तरह से फट पड़ा है। सरकार घिरती जा रही है। आपको लगता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसमें सरकार की जिस तरह के सबूत हैं? और बिल्कुल नगमा, जिस तरह से सबूत और आरोप लगे हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चीजों का खुलासा किया है और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूरी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास है। उस लिहाज से बिल्कुल सरकार संकट में है
जो सरकार परसों तक लग रही थी कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन कल जिस तरह से आधी जानकारी मिल पाई उनके बारे में, उन्हें पता चला कि वो भी 15 फरवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, और उसके बाद एक जो और खुलासा हुआ कि 15 फरवरी को ही वो प्राइवेट विमान से मुंबई आ गए थे, यानी वो मिल सकते थे, ये एक संभावना बनी हुई थी। लेकिन अब जो रिकॉर्डिंग बम फोड़ा है देवेंद्र फडणवीस ने, वो बहुत ही संगीन और गंभीर है, क्योंकि इसमें आईपीएस अफसरों के साथ ही दूसरे पुलिस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगा है। और सिर्फ ये आरोप नहीं है, बल्कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग की गई है बाकायदा नियमों के तहत, और उस कॉल रिकॉर्डिंग की पूरी नोट बनाकर डीजीपी को दी गई थी, और डीजीपी ने उसे मुख्यमंत्री को दिखाया था, और मुख्यमंत्री ने उसे गंभीर भी माना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की अगस्त महीने के बाद। और जब ये रिपोर्ट अनिल देशमुख के पास गई, जो गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने भी इस पर कार्रवाई करने के बजाय जिस आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये सब कॉल रिकॉर्डिंग की थी और इसका खुलासा किया था, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया एक तरह से, और उन्हें एक तरह से बगल में कर दिया। उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया था, लेकिन जब प्रमोशन देना मजबूरी हो गया तो डीजी पर सिविल डिफेंस का एक डीजी पद बनाया गया, और उसमें उनको तबादला कर दिया गया। तो ये कोशिश की गई कि उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई। तो ये मामला अगस्त से सामने है सरकार के, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। और बड़ी बात है, उस रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि उसमें 29 ऐसे बड़े अफसर हैं जिनसे कि दलालों ने, जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग के कारोबार कर रहे थे, उन्होंने संपर्क किया था, और उनको बाकायदा जो पद चाहिए वहां पर उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी थी। 4 बड़े आईपीएस अफसरों का भी नाम है, हालांकि उनकी पोस्टिंग वहां पर नहीं हुई थी जहां पर कि उन्हें माना गया था। तो इस तरह से, और 7 कुल दलालों के नाम आए हैं इस पूरे मामले में, और जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है उसमें आईपीएस हैं, एसीपी हैं, पीआई हैं, साथ में कुछ नेताओं के भी नाम है। तो बहुत ही गंभीर इस तरह का ये आरोप है, और चूंकि तथ्यों के साथ है, और इसमें आईपीएस जो कि केंद्रीय सेवा के तहत आते हैं, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर दिल्ली गए हुए हैं, और वह गृह सचिव के पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग और सब कुछ देके ये मांग करेंगे कि इनकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि आईपीएस जो है वो, अगर उनके करप्शन की बात आती है तो उनके परिवी में जो सीबीआई के परिवी में आते हैं केंद्रीय सेवा के तहत, तो वो केंद्रीय जांच की मांग कर रहे हैं, खास करके सीबीआई की। जी धन्यवाद। इसमें सीबीआई जांच की मांग हो रही है, बड़े अफसरों और नेताओं के नाम सामने आने की बात है, तमाम लोग घेरे में हैं, और सरकार जो पहले ही दूसरे मामलों में जूझ रही है, अब वो इस मामले से भी परेशान है। तो परेशानी सरकार की बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राजकोषीय नीतियों की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोन मोहलत में दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इनकार कर दिया है, और ये कहा है कि जो लोन के लिए मोहलत दी जाती है उसमें वो दखल नहीं देंगे, राजकोषीय नीतियों की समीक्षा नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने, ब्याज पर जो ब्याज माफ कराने के लिए याचिका थी, इस दौरान ईएमआई न भरने पर जुर्माना नहीं लगाया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जुर्माना लिया गया है तो अगली ईएमआई में से एडजस्ट किया जाए। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।